अच्छा बेटा, अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट असल में प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्सीजन को रिवर्सिबली अपने साथ बाइंड करते हैं, यानी जरूरत के वक्त बाइंड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको डीटैच कर सकते हैं, अपने आप से अलहदा भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। These pigments they combine with oxygen reversibly and increase the oxygen carrying capacity of the blood। लेकिन याद रखिएगा, हर पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की नहीं बढ़ाता। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो है ये तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है क्योंकि ये ब्लड में मौजूद है, रेड ब्लड सेल में मौजूद है, लेकिन मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो टिश्यू के अंदर मौजूद है, ये ब्लड में मौजूद नहीं है, इसलिए ये तो बेटा ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इनहांस नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, जितने भी पिगमेंट हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है और इंसानों में भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अच्छा बेटा, याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये इंसान में ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 75 टाइम इंक्रीज कर सकता है। ये हमसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन इंसान में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कितना इंक्रीज कर सकती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा 75% ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज इंक्रीज्ड इन मैन बाय हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, मायोग्लोबिन ये भी एक ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला, ऑक्सीजन को रिसीव करने वाला, अपने साथ जोड़ के रखने वाला पिगमेंट है जो टिश्यूज में पाया जाता है और इंसान में मौजूद होता है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा मायोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट फाउंड इन द मसल्स। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मायोग्लोबिन कहां पर होगा, तो ये मसल्स के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। दैट इज व्हाई मायोग्लोबिन इज कॉल्ड मसल हीमोग्लोबिन। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि मसल हीमोग्लोबिन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन को मसल हीमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है। अगर बेटा बात की जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का काम क्या है। आपको पता है हम जितने भी काम करते हैं वो अपने मसल्स की मदद से करते हैं। जितना किसी जिस्म के हिस्से ने ज्यादा काम करना है उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमें यह भी पता है कि दूसरी तमाम जिंदा चीजों की तरह इंसान में भी एनर्जी हासिल करने का एक ही तरीका है और वो है रेस्पिरेशन। हमें यह भी पता है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिक्वायर होती हैं। तो अगर मसल ने ज्यादा काम करना है तो इसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इस ऑक्सीजन को स्टोर करती है मायोग्लोबिन मसल सेल्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ा काम है मायोग्लोबिन का, इसलिए मैंने यहां पर लिखा ये एक और भी काम करती है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन to the aerobic metabolic process of muscle cell that is mitochondria। यानी मायोग्लोबिन जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू तक पहुंचता है, वहां मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बताया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डीटैच करवाएंगे। तो जो ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डीटैच होगी तो मायोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी, बिकॉज मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की एबिलिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। फिर ये मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करती है उस ऑर्गेनेल के पास जिसने असल में इसे इस्तेमाल करना है और एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है। और हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैंने दूसरा फंक्शन पहले ही आपको बता दिया कि इट आल्सो स्टोर ऑक्सीजन। अगर बेटा हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, बांध के रखना, या चाहत भी से कहा जाता है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कैसी है। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो थोड़ा सा मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। हम कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसके आगे आयरन कंटेनिंग रिंग होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हीमोग्लोबिन में है या फिर जैसा क्लोरोफिल में मौजूद होता है। तो मैंने इसलिए लिखा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन चेन अटैच्ड विद आयरन कंटेनिंग रिंग। और याद रखिएगा कि एक मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा सकता है, इसलिए मैंने लिखा इट कैन बाइंड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और साथ मैंने आपको बताया था पहले ही कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। सो एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज मच हायर एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वो है लंग्स कैपेसिटी। याद रखिएगा हमारे लंग्स जब हम मैक्सिमम एयर जो अंदर लेके जा सकते हैं वो है 5 लीटर, यानी हमारे लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर हवा को रिसीव करने की है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज 5 लीटर व्हेन लंग्स आर फुली इन्फ्लेटेड। जब लंग्स मुकम्मल तौर पर एक्सपैंड होते हैं उस वक्त लंग्स की एबिलिटी है कि वो 5 लीटर एयर को अपने अंदर रख सकते हैं। याद रखिएगा नॉर्मल रूटीन में जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं या जब हम सो रहे होते हैं तो सिर्फ ½ लीटर एयर है जिसका हम एक्सचेंज करते हैं, यानी 5 लीटर में से ½ लीटर एयर हम बाहर निकालते हैं, फिर ½ लीटर एयर अंदर लेके जाते हैं, यानी 4.5 लीटर 4.5 लीटर एयर जो है वो हर वक्त रेस्ट के दौरान हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहती है। ताहम जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हम जिस एयर का एक्सचेंज करते हैं उसकी अमाउंट है 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर हवा हम बाहर निकालते हैं और 3.5 लीटर ही अंदर लेके जाते हैं। इट मीन एक्सरसाइज के दौरान भी 1.5 लीटर एयर जो है वो हमारे लंग्स में मौजूद रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं चाहे हम इंस्पायर कर रहे हों या हम एक्सपायर कर रहे हों, लंग्स कभी भी मुकम्मल तौर पर एम्प्टी नहीं होते। रेस्ट की कंडीशन में 4.5 लीटर एयर अपने अंदर मौजूद रखते हैं, हत्ता कि एक्सरसाइज के दौरान भी 1.5 लीटर एयर 1.5 लीटर एयर ये अपने अंदर रखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट इज नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है कि हम एयर को लंग्स के अंदर रखें। बेटा याद रखिएगा अगर हम लोग मुकम्मल एयर को बाहर निकाल देंगे तो एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट और ब्रंक्यूल इनकी दीवारें कोलैप्स कर जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ यूं अटैच हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से जब इंस्पायर करेंगे तो उस हवा के पास इतना प्रेशर नहीं होगा कि वो कोलैप्स की हुई दीवारों को फिर से खोल सके। सो इससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए अल्लाह पाक ने ये मैकेनिज्म रखा है कि रेस्ट के दौरान आप 4.5 लीटर एयर अपने लंग्स में रखेंगे, सिर्फ ½ लीटर एयर का एक्सचेंज करेंगे। इवन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त भी आप 1.5 लीटर एयर को अपने लंग्स में जरूर रखेंगे। सो अगर बेटा बात की जाए ब्रीदिंग रेट की तो नॉर्मल रूटीन में एक अडल्ट आदमी 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा सांस लेता है 1 मिनट में। यह थी रेस्ट की कंडीशन। ताहम जब वो आदमी एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और फिर वो 1 मिनट में 30 मरतबा सांस लेता है। यह भी आपको बता दूं, यह भी हमसे पूछा जाता है कि ये ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज कर जाता है।
बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स ज्यादा काम करते हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन ज्यादा होनी चाहिए। रेस्पिरेशन अगर ज्यादा करनी है तो हमें पता है, इसकी इक्वेशन हम जानते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं, तो ऑक्सीजन मसल को ज्यादा प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान पैदा होती है, वो भी ज्यादा पैदा हो रही है, तो उसको स्पीड के साथ बाहर निकाला जाना चाहिए। अब मसल को ज्यादा स्पीड के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और मसल में पैदा होने वाली एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को स्पीड से जिस्म से बाहर निकालने के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी नॉर्मल रूटीन में 15 से 20 मरतबा सांस लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में 30 मरतबा 1 मिनट में सांस लेते हैं। अब बेटा अगर बात की जाए कि वो हवा जो हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और यानी इनहेलेशन के दौरान, और वो हवा जो हम सांस लेने के दौरान बाहर निकालते हैं यानी एक्सपायरेशन के दौरान, उस हवा की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस आता है। तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है इनहेल्ड एयर, उसकी परसेंटेज क्या होगी, यहां पे लिखा है एक्सहेल्ड, यानी जब हम बाहर सांस निकालते हैं तो उस हवा की कंपोजिशन और परसेंटेज क्या होगी। तो बेटा अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो जो हवा हम इंस्पायरेशन के जरिए अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होती है, और जब हम बाहर की तरफ हवा निकालते हैं तो उसमें 16% रह चुकी होती है। यानी 5% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है या उसका तबादला हो जाता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें इसकी परसेंटेज है 0.04%, और जो बाहर निकालते हैं उसमें 4%। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि 4 लीटर एयर जो है वो 100 ml ब्लड उसका तबादला करता है, लेकिन यहां पर उसके साथ उसे कंफ्यूज नहीं करना, यहां 4 ml नहीं लिखा हुआ बल्कि 4% है। अगर बात की जाए वाटर की, तो जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि कभी हवा के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, कभी मॉइस्चर कम होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा वेरिएबल, यानी जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें वाटर कंटेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कभी कम कभी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हवा हम बाहर निकालते हैं वो पानी के साथ सैचुरेट होती है। यही वजह है, आप यूं हथेली रखें, बाहर की तरफ सांस निकालें, आपका हाथ गीला हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो हवा आप बाहर निकाल रहे हैं इट इज फुली सैचुरेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल। अगर बेटा बात की जाए नाइट्रोजन की, जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें भी 79% नाइट्रोजन है, जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें भी 79% नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन की कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आती। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।